हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का जो 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसका जीएस पेपर। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसको बनाया है, इसका सॉल्व किया है कई सारी साइट से, गूगल से और एनसीईआरटी की बुक से, लक्ष्मीकांत से। कई सारे रिसोर्सेज को देखने के बाद 6-7 घंटे से मैं बिजली लगाऊं तब जाके बनाया। तो उसमें 150 क्वेश्चन आए थे जीएस पेपर वन में। 200 नंबर का पेपर था टोटल। तो पेपर काफ़ी टफ था ओवरऑल। और कोशिश तो यही है कि इसमें कम से कम जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन हर जगह से, गूगल से और भी कई सारी साइटों से, मिनिस्ट्री के साइटों से, लक्ष्मीकांत से और भी कई सारी बुक से और कई सारे नोट से मैंने देखा है उसको। तो टोटली कम 2-4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो हो जाए। वो क्योंकि यूपी पीसीएस की जो आयोग की जो की आती है वो जनरली 4-5 क्वेश्चन उसमें डिफरेंट होते ही हैं। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वो क्वेश्चन गूगल पे भी नहीं मिलता है और किसी बुक में भी, स्टैंडर्ड बुक में तो नहीं मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली बार का ये देखिए, ये इस पेपर में हम लोग सेट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सभी पेपरों में सेम रहते हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए, ये पिछली बार का कट ऑफ था, ये जनरल का गया था ये 279। तो ये करीबन 70% के करीबन कट ऑफ था ये 400 में से। इस बार का कट ऑफ तो क्योंकि 200 नंबर में से डिसाइड होगा, क्योंकि पेपर टू तो क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 33% लाने हैं। तो मेरा तो कट ऑफ प्रोडक्शन मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ओवरऑल पेपर पेपर ये टफ था और काफ़ी फैक्ट बेस्ड था ये इस बार का। तो कट ऑफ 95 से 105 क्वेश्चन के बीच में ही रहना चाहिए, या फिर 135 से 145 मार्क्स आउट ऑफ 200, इतना रहना चाहिए। ये ओवरऑल एनालिसिस ये है कि करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस है। 31 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे डायरेक्टली। अगर आप इसको करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं, देखिए कई सारे वीडियो हम लोगों ने बना रखे थे, जैसे नोबेल प्राइज के, यूपी पीसीएस की स्पेशल जीके सीरीज चलाई थी, उससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपके करीबन 60-70 क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आए। लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से इस बार काफ़ी लेस क्वेश्चन आए। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। कोशिश करूंगा कि इस पार्ट में कंप्लीट हो, या नहीं तो फिर एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अभी एक लेटेस्ट सेंसस 2011 का ये एडिशनल अपडेट आया है, उसके हिसाब से सबसे लोवेस्ट सक्सेस रेट किसका है? वो है सिख का, वो 828 के करीब है। जैन का नहीं है, जैन का 869 के करीब है। मुस्लिम का इन चारों कम्युनिटीज में से सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का बी। तो ये कम्युनिटी है सिख। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी जो सऊदी अरब में पहली बार जो वुमेन पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया है उनको भी, असेंबली जो काउंसिल में जो इलेक्शन के लिए अलाउ कर दिया। तो एक पहली जो वुमेन जो इलेक्ट हुई है लोकल काउंसिल ऑफ मक्का की, वो है सलमा बिंत। तो सेकंड का आंसर है सी। थर्ड आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वेंडलस्टीन, ये जो सेवन, ये एक्स टाइप का है, ये जो सिंबल, ये रिलेटेड है न्यूक्लियर एनर्जी से। थर्ड का आंसर है डी। ये क्वेश्चन देखिए कई सारी साइट ने गलत की दी है। ये जो पूछ रहा है कि कितनी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने कंपलसरी वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, वो 22 है, 32 नहीं है। तो इसका आंसर है डी। फिफ्थ क्वेश्चन, ये चाइना का क्वेश्चन। चाइना ने एक्चुअली अभी क्या किया है कि ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने जो चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया है और जो भी पेरेंट्स हैं उनको सेकंड बेबी रखने के लिए अलाउ कर दिया है। वो चाइना एंड वन चाइल्ड पॉलिसी थी इनकी, 1979 से चला रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद अभी इसलिए कर दिया क्योंकि इनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम होने लगी है, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी है। तो इनके यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले टाइम पे कम हो सकता है। तो चाइना एक्चुअली एक्सपोर्ट बेस्ड पूरी इकोनॉमी है। जितना भी चाइना में जो इकोनॉमी चलती है ज़्यादातर एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी सेक्टर, काफ़ी योगदान रहता है इनकी जीडीपी में। तो इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी को अब अबॉलिश कर दिया है।
और सबको अलाउ कर दिया है कि दूसरा चाइल्ड भी रख सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 एंजेला मर्कल को मिला है। ये सेवा दिवस बोल रहा है कि सेवा दिवस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। किसकी बर्थडे के लिए, किसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, इसके आंसर ये वीर सावरकर है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन एक दो जगह इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रेफरेंस आ रहा है, तो लेकिन मैंने जो सर्च की है उसके हिसाब से सेवन का आंसर है डी। मेरे हिसाब से आयोग भी यही आंसर देगा। एट आंसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 112 साल की जो वोल्ड वोमेन है, ये नौरोजी देवी नाम है उनका। वो अभी प्रधान एक यूपी में विलेज है आजमगढ़ में, उससे इलेक्ट हुई। तो वो बस जगह का नाम पूछ रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है आजमगढ़। रघुवीर चौधरी को ये ज्ञानपीठ 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वो गुजराती लेखक है। नाइन्थ का आंसर है बी। फिर ये देखिए, मैंने जो भी आंसर है वो सर्किल कर रखे हैं ज़्यादातर में, मैं बाकी बता भी दे रहा हूँ। एट का आंसर है सी, नाइन्थ का है बी। टेंथ का आंसर देखिए, इसमें कई सारी साइड ने गलत दिया हुआ है, मैं बताऊं। मैंने एकदम डिटेल्ड ये लाया हूँ मैं। देखिए माल, ये इसमें पूछ रहा है कि अगर आप एक इंडियन स्टेट को किसी इन चारों कंट्री के पैरेलल मानो, तो जो भी इंडियन स्टेट की एचडीआई रैंकिंग है उसके पैरेलल में इनकी रैंकिंग से मैच करो, ये पूछ रहा है एक्चुअली। तो आप पहले इन चारों की एचडीआई रैंकिंग निकालो। देखिए सबसे जो टॉप पे एचडीआई रैंकिंग में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, होंडुरस और मालदीव्स में वो है मालदीव्स। इसकी एचडीआई रैंकिंग है 77। उसके बाद है साउथ अफ्रीका, इसकी 116 है। पाकिस्तान, सॉरी, उसके बाद है होन नहीं नहीं, फर्स्ट नंबर पे है मालदीव 77, फिर है होंडुरस, वो है 110। थर्ड है साउथ अफ्रीका और फोर्थ है पाकिस्तान। तो सबसे लोवेस्ट एचडीआई पाकिस्तान का है। और इसमें तो आप इन चारों स्टेट को देख के समझ ही गए होंगे कि सबसे लोएस्ट है यूपी का। तो सी का आंसर होना चाहिए पाक, मतलब सी का आंसर होना चाहिए टू। आपने ये देख लिया तो आपके पास ए और बी आ गया। फिर आप देखिए कि ए का आंसर जो ए है, केरला देखिए टॉप पे। इसमें स्टेट एचडीआई के हिसाब से मैंने लिस्ट निकाली कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी। ये गूगल पे आप सर्च करें तो मिल सकती है आपको लिस्ट ये। तो केरल टॉप है, तो केरल मालदीव से मिलना चाहिए, मतलब ए का आंसर होना चाहिए फोर। तो बस आपने दो ऑप्शन अगर मैच कर लिए कि ए का फोर, और किसी में है ही नहीं, अगर आपने एक भी मैच कर लिया तो ये आंसर होगा बी। इसका आंसर ए नहीं होगा। कई सारे लोगों ने अपने गलत आंसर दिए हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी सर्च करके बनाया ये वीडियो। फिर ये 11th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। कारगिल द टर्निंग द टाइड, ये मोहिंदर पुरी ने लिखी है। फिर ये 12th क्वेश्चन भी डायरेक्ट जीके बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि आईटीपीएल एक हुई थी 2015 में, इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग। उसमें राफेल नडाल एक्चुअली किस टीम से खेले थे? चार पांच टीमें थी उसमें, तो राफेल नडाल खेले थे इंडियन एसेस से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर ये एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन रेलवे में कभी वेल प्लान्ड रैकेट पकड़ा गया था। वो रिलेटेड एक्चुअली रेलवे नीर, जो रेल नीर में आप जब ट्रेवल करते हो तो रेल नीर का जो आपको मिनरल वाटर मिलता है, तो उसमें कुछ रेलवे के टॉप ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे कि ये डुप्लीकेट रेलवे नीर बेच रहे थे। तो 13 का आंसर है बी। 14 डायरेक्ट क्वेश्चन है, बरक 8 इंडिया और इसराइल की कंबाइंड कोलेब्रेशन से नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डेवलप हुई, तो 14 का आंसर है सी। 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेनोंग वैली उत्तराखंड में है। 16 क्वेश्चन अभी मैंने बताया था जैसे कि सऊदी अरबिया ने पहली बार अपने यहाँ की जो वोमेन है उनको वोटिंग राइट्स दिए हैं, और इसीलिए वो वहाँ की वोमेन 13 सीट जीत गई थी और हिस्ट्री क्रिएट हो गई, क्योंकि ये अरब वर्ल्ड में ज़्यादातर जगह जो वोमेन को वोटिंग करना अलाउड है, लेकिन ये सॉरी, वोटिंग करना भी अलाउड नहीं है, तो इसमें और ये इलेक्शन के लिए खड़ा होना भी अलाउड नहीं है। तो ये सऊदी अरेबिया ने पहली बार किया, और उसके लिए सलमा बिन्त पहली महिला थी। जो एक क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड, और ये दो क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर है 16 का सी। 17 डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम एसबीआई ने लॉन्च की थी। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम फैक्ट बेस्ड है और काफ़ी टफ भी है कुछ क्वेश्चन। ये 64, ये 18 का क्वेश्चन अगर आप देखो
64th जो मिस यूनिवर्स हैं वो फिलीपींस की हैं, उनका नाम है पिया एलोंजो वुड्सबैक। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर 19th जो है ये कि जो 4 लेक के नाम दिए हुए हैं और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया में करना है, मतलब घटते क्रम में। तो देखिए सबसे जो बड़ी है वो तो है सुपीरियर, इसका तो आइडिया होगा ही ज्यादातर लोगों को, तो ए और सी में फंस गए होंगे फिर। और सबसे छोटी है बैकाल, अगर ये पता हो तो फिर सॉरी, सबसे छोटी है ग्रेट बियर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर अगर आप एरिया वाइज विकी में और गूगल में डाल के देखोगे तो आंसर होगा सबसे बड़ी एरिया वाइज है सुपीरियर, फिर है विक्टोरिया, फिर है बैकाल और फिर है ग्रेट बियर। तो आंसर है 19 का ए। 20 क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये पोर्ट के नाम दिए हुए हैं, सॉरी ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, और ये पूछ रहा है किस कंट्री में है। रोटरडम नीदरलैंड में, इगारका एक्चुअली रशिया में है। तो ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली पूछा है। ये जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार पूछते हैं कि करेक्टली मैच और कई बार नॉट करेक्टली मैच। इसमें नॉट पूछा है तो बाकी 3 करेक्टली मैच्ड है, इसलिए आंसर होगा इसका B20 का। और फिर ये मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग के इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और अगर इसमें ट्रिक यही होती है कि अगर आप कुछ ऐसे ऑप्शन हो कि अगर आप एक दो उसमें पकड़ लो और उसमें बाकी देख लो हिट एंड ट्रायल से और वो नहीं हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है वो, तो आप उसको सही कर सकते हो। ये वाला आंसर देखिए, इसमें आप जैसे 21 का है कि नाथुला, पता होना चाहिए आपको कि नाथुला सिक्किम में है। तो अगर आपने नाथुला को सिक्किम में पकड़ लिया और फिर आपके पास 2 ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, ए और बी, क्योंकि बी में 1 सिर्फ सी और डी में है। अब बचे दो, दो में से एक और सिलेक्ट करना है। तो एक दो और पता हो तो काम बन जाएगा। जैसे जोजिला है वो जम्मू कश्मीर में, अगर ये पता हो तो सी का 2, और कोई ऑप्शन ही नहीं। देखिए सी का 2, सी में एक आपने पकड़ लिया है, बी का 1 है, सी का 2 है, तो ये और कोई है ही नहीं। तो आंसर होगा इसका सी। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के, वो हिट एंड ट्रायल से करे जा सकते हैं। 21 का आंसर है सी। 22 का जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम, देखिए इसमें लेटेस्ट पूछ रहा है तो एज वाइज देखिए सबसे पहले विंध्या आई थी, विंध्या रॉक है का फॉर्मेशन हुआ है, फिर धारवाड़ का हुआ है, फिर कुदापा है और फिर गोंडवाना, और उसके बाद टर्शरी आई। तो VDCG एक रूल याद रख लीजिए आप, VDCG-T, उससे आपको एज की रॉक का फॉर्मेशन पता चल जाएगा। और ये एक मतलब एक वर्ड याद कर लीजिए आप, ट्रिक टाइप के, VDCG-T। 23 ये लोकल विंड्स हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस बार 9 क्वेश्चन आए करीबन, ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग आए। तो इसमें देखिए ये लोकल विंड की हम लोगों ने कई बार पोस्ट करी है, अगर आपने वो पोस्ट देखी होती तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था। फॉन जैसे जो है वो अल्प्स में चलती है, बोरा पोलैंड में, मिस्ट्रल ये राइन वैली में नहीं है। तो इसका आंसर 23 का है सी। 24 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड्स टू ले, देखिए जोजिला है पास, ये काफी पास है इसके ले के। तो ये आंसर में कुछ डाउट भी है क्योंकि बनिहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका ये होना चाहिए। बाकी शायद अगर इसका आंसर कुछ डाउट है इसमें, कुछ क्वेश्चन है 150 में से 4-5 करीबन जिसमें डाउट है, तो वो फाइनल आंसर उसका जो लॉर्ड कर्जन ही देगा, मतलब UPPCS देगा, आयोग देगा, वही आंसर माना जाएगा। 25 आंसर है। इसमें देखिए ये ग्रासलैंड्स के बारे में दिया हुआ है, इसमें भी यही है कि अगर आपने अ, एक भी पकड़ लिया, अगर आपने इसमें इसमें तो ऐसा है कि एक भी अगर आपने पकड़ लिया तो आंसर सही हो जाएगा। देखिए सी प्रायरीज, अगर ये आपको पता हो कि नॉर्थ अमेरिका का है ये, तो बस और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सी का 1 बस, और किसी में है ही नहीं। देखिए बाकी सब में 4-2-3 है, तो अब अगर आपने सी का 1 पकड़ लिया तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया ए। वैसे फेल्ट होता है, इसको वेल्ट नहीं बोलते हैं, इसको फेल्ट बोलते हैं। ये होता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। और स्टेपी होता है यूरोप में। और लानोस होता है ये वेनेजुएला में, साइड कंट्री में होता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होता है। ये पूछ रहा है कि तो इसका आंसर होगा सी सीरीज में 25 का होगा ए। 26 में श्रीलंका होगा कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी
इन द वर्ड श्रीलंका है, केनिया नहीं है। कई साइटों ने गलत दिया हुआ है, केनिया थर्ड नंबर पे। आप वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट डेटा चेक कर सकते हैं। 27 का आंसर है सी। ये कुछ ट्राइब्स हैं, उनके नाम है, ये एरिया वाइज पूछा गया है। इसमें भी कुछ हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। जैसे आपको ये बदायूं अगर पता हो, जैसे कि डी जो है वो अरब वर्ल्ड में मिलती है, सहारा जो डिजर्ट है उस रीजन के आसपास, और उस रीजन के आसपास ये अरब वर्ल्ड की कंट्री है। तो डी का 2 हो गया। अगर आपने ये इसमें सिलेक्ट कर लिया तो देखिए दो ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, बी और डी। ई और सी बचा है। फिर एक अगर आपको ट्राइब और पता होगी तो आपको पता चल सकता है ये। इसमें आंसर होगा इसका 27 का सी होगा। किर्गिज ट्राइब है सेंट्रल एशिया की। बुशमैन है कालाहारी की। कालाहारी डिजर्ट एक्चुअली है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एनू है ये जापान की। देखिए एनू जापान का नाम सा लग रहा है ये, अगर आप थोड़ा सा इनको इसको एनालाइज करो। जापान के नाम जैसे शिंजो अबे, ये एनू इसी टाइप के होते हैं, तो ये इसलिए एक बार बोल सकते हैं इसको। तो सी अगर आपने वन देख लिया तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बताइए तो मैंने बता ही दिया कि वो अरब वर्ल्ड का है, सहारा रीजन के आसपास। 28 में कुछ इंडस्ट्रियल रीजन दिए हुए हैं और कंट्री दी हुई है, उसमें आपको देखना है। इसमें ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें मतलब पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये जो है ये किंकी रीजन है, ये जापान में है। ये वैसे काफ़ी फेमस है। बी है कैंटोन, ये है चाइना में। सी है लोरेन, ये फ्रांस में। ये फ्रांस में लोरेन का एरिया है जिसे। तो ये अगर आपको सी भी पता हो कि फ्रांस, तो इसमें भी आपने देखिए सी का अगर 4 आपने लगा लिया, टिक कर लिया, और किसी में है ही नहीं ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा 28 का ए। और ये फिर बेलो हॉरिजॉन्टल करके है, ये ब्राजील में है। फिर 29 का आंसर होगा इसका बी। कुछ सेंटर दिए हुए हैं और उनके मिनरल दिए हुए हैं। अ, जैसे कि जो माकूम है वो कोल के लिए फेमस है। फिर ये दल्ली राजहरा, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। सी कोरापुत, ये फेमस है बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग फेमस है मैंगनीज के लिए। तो ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 29 का आंसर होगा बी। 30 का आंसर होगा एनाईमुडी। देखिए ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट साइड में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पीक है ये एनाईमुडी। और तो देखिए ईस्टर्न घाट्स तो वैसे ही जो वेस्टर्न घाट है उससे कम हाइट के हैं, और वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो एनाईमुडी है। तो ये टोटल इंडियन पेनिनसुला की भी हाईएस्ट पीक है एनाईमुडी। 31 का आंसर होगा, पूछ रहा है कि ट्यूबवेल इरिगेशन किस स्टेट में हाईएस्ट होती है, वो है यूपी। करीबन 78% के आसपास है। देखिए पंजाब हरियाणा में एक्चुअली वहाँ पे जो सॉइल है वो काफ़ी इनफर्टाइल होगी, लेकिन उसका रीज़न ओवर इरिगेशन है, और वहाँ पे कैनल इरिगेशन भी काफ़ी डेवलप्ड है। और फिर 32 में देखिए इंडिया में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा 70% क्या बल्कि करीबन 80% तक ये कर्नाटका से होता है। तो कर्नाटक कॉफ़ी के लिए इंडिया में काफ़ी फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार इसको अलग अलग टाइप से लिख के पूछ चुके हैं यूपीपीसीएस में, तो इसको आप रट लीजिए कि कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। और केरल है किसके लिए? केरल है रबर के लिए। महाराष्ट्र है फ्रूट्स के लिए। तमिलनाडु का भी अभी याद नहीं आ रहा है। 32 का आंसर होगा डी। 33 ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म। ये 3 सिटीज हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर। 34 नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल। देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब जो नॉर्दर्न है उसको कोंकण बोलते हैं, सेंट्रल वाले को कंकर बोलते हैं, नहीं सॉरी, नॉर्दर्न को कोंकण बोलते हैं, सेंट्रल वाले को कनारा बोलते हैं, और जो साउदर्न मोस्ट है उसको मालाबार बोलते हैं। तो 34 का आंसर ये पूछ रहा है नॉर्दर्न, तो वो होगा कोंकण यानी कि सी। 35 ततीपाका ऑयल रिफाइनरी, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। 35 का होगा डी। फिर ये 36 का ये इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम से बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर होगा 1 और 2। इसमें एक्चुअली जो फंडिंग होती है वो
शेयरिंग बेसिस पे होती है। सेंट्रल फंडिंग होती है 75%, स्टेट की 25 नहीं होती, स्टेट की होती है 15%, और जो बेनिफिशियरी होता है उसकी 10% होती है। तो इसमें आंसर होगा 3 नहीं होगा, बाकी सब होंगे, मतलब 1 2 होगा। तो 36 का आंसर है ए। 37, ये देखिए, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में नॉर्मल मानसून है उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, इंडिया में जब नॉर्मल मानसून आती है तो दो उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल सी में। तो दोनों ब्रांचेस तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल नहीं लाते हैं। ये एक फैक्ट भी है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो और एनसीईआरटी के वीडियो भी देखे हो तो उसमें भी मैंने बताया था कि तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून सबसे कम रेनफॉल देता है, और चेन्नई तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, ये नवंबर दिसंबर के आसपास, जब मानसून वापस जा रहा होता है तब सिर्फ वहीं पे बारिश होती है, और सिर्फ वहाँ पे, और मतलब ईस्टर्न घाट्स के जितने भी स्टेट्स हैं, और सबसे ज़्यादा होती है लेकिन तमिलनाडु में है। 30, तो तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून में सबसे कम रेनफॉल होती है, लेकिन जब रिट्रीट करता है मानसून तब सबसे ज़्यादा होती है। 37 का आंसर यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून यानी कि नॉर्मल मानसून में पूछ रहा है, तो वो होगा सी। 38, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीके बेस्ड है, पता होना चाहिए आपको। कुछ डैम्स की लिस्ट दी हुई है और हम लोगों ने उसको वीडियो भी बना रखा है। आप वीडियो हम लोग को अगर देखेंगे, कई सारे वीडियो 200-250 के ऊपर हैं, छोटे छोटे वीडियोज हैं वो, इन सब क्वेश्चनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। तो सरदार सरोवर डैम जो है, डैम है वो नर्मदा रिवर पे बना है, काफ़ी बवाल होता रहता है इसके लिए। तिलैया डैम कोना रिवर पे नहीं है, ये बराकर रिवर पे है, तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर होगा 38 का बी। 39, देखिए, 2011 सेंसस के कई सारे वीडियो बना रखे हैं हम लोगों ने, आप उसको देख लिए, 10-20 मिनट का वीडियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, वो है बिहार। तो 39 का आंसर होगा डी। 40 का आंसर पूछ रहा है कि कौन सी, ये नॉट पूछ रहा है, देखिए ये नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू स्कीम अनाउंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन डिजिटल इंडिया स्कीम सर्च से पता चला है। 40 का आंसर होना चाहिए डी। 41, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, ये 32% से 42% कर दिया था सेंट्रल का स्टेट को कंट्रीब्यूशन। तो इसके, और इसके अध्यक्ष भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, वाई वी रेड्डी हैं ये। 41 का सी। 42, अभी बजट में भी इसके लिए काफ़ी कुछ फंड एलोकेट किया, करीबन 300 करोड़ के आसपास, की जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन है उस पर और फोकस किया जाए। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा करंट बेस्ड हो गया ये, और इसीलिए ये जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये इनिशियली चालू किया था 2008 में। 42 का आंसर होगा ए। 43 पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टेट की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है डिसेबल्ड के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन, देखिए, सर्व शिक्षा तो एलिमेंट्री के लिए, साक्षर भारत ओवरऑल सबके लिए, कि जो पढ़ नहीं पाए हैं अपनी एज में या फिर बाद में, और स्किल इंडिया तो स्किल के लिए है। तो बचा ये कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ये एक्चुअली सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करता है। फिर 44 क्वेश्चन, 43 का आंसर होगा सी। 44 का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। देखिए, इस बार कई सारे क्वेश्चनों में नॉट पूछा है, डायरेक्ट इज नहीं पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। 44 का आंसर होगा सी, श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये श्रिंकिंग नहीं, एक्चुअली एक्सपेंडिंग है। तो इसलिए इसका अगर आप ठीक से पढ़ोगे, कि पहला है कि टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पॉपुलेशन, ये तो सही है। टू अनलॉक अनलॉक द डोर ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, इसका उल्टा होना चाहिए, तो ये भी हो जाता। 45 क्वेश्चन मैंने बताया सेंसस का है, वो मैं बता चुका हूँ, कई सारे वीडियो बना रखे हैं उस पर, एक पूरा क्वेश्चन, एक सेंसस की समरी भी बनाई मैंने, आप उसको देख लिए, वो सबके इंपॉर्टेंट है वो, हर एग्जाम के लिए। 45 का आंसर है, 2001 से 2011 में 19.05% नहीं हुई, 17.64% हुई है। 45 का आंसर होगा डी। 47 का है कि सेंसस ने एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन होगा 2020 में, हमारी एवरेज जो होगी उसको 29, डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। 46 का होगा सी।
47 का पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ पॉल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स। तो 47 का अगर आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसमें आंसर ए बी सी तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हर स्कीम में मार्जिनल फार्मर इंक्लूड किए जाते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, SC ST तो होते ही हैं। बचे यही कि सेमी अर्बन एरिया के, देखिए पीपल एक पीपल जनरल टर्म है, पीपल में लोअर मिडिल क्लास भी आ गया, अपर मिडिल क्लास भी आ गया, रिच भी आ गया, तो ये नहीं होगा। तो 47 का डी नहीं होगा। 48 ये यूपी का कितना शेयर होता है इंडिया के एक्सपोर्ट में पूछ रहा है, ये करीबन 6.3% के आसपास है। लेटेस्ट डेटा अगर और आया हो तो मुझे नहीं पता है, लास्ट में मैं देखा था गूगल पे सर्च करके, ये 48 का आंसर है सी। 49 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या करता है आरबीआई, फाइनेंस के लिए मतलब कुछ बॉन्ड सरकार करती है इशू, तो आरबीआई उसको खरीद लेता है, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि मनी इकोनॉमी में आरबीआई इंसर्ट कर देता है, इनपुट कर देता है मनी का, और ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो 49 का आंसर होगा सी, और डी नहीं है। 50 आंसर ये अभी मैंने यूपी की साइट पे देखा था जाके, यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्लान की पूरी गाइडलाइन दी हुई है, तो उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ग्राम पंचायत होगा उसमें और क्षेत्र पंचायत होगा, नगर पंचायत नहीं है उसमें। 50 का आंसर होगा सी। तो ये पहला पार्ट है यूपी पीसीएस 2016 प्रीलिम्स जीएस पेपर का। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए यूपी पीसीएस 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसका हम लोग जीएस का पार्ट देख रहे हैं। पहले शुरू के 50 क्वेश्चन देख लिए थे, लास्ट के 100 देखेंगे। 51 क्वेश्चन में जैसे कि ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स इज एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान एक्चुअली एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, 6 to 14 ईयर्स के लिए। तो 51 का आंसर होगा बी। 52 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्वावलंबन स्कीम कब लॉन्च की थी। इसका आंसर 2010 एडी। 52 का ए होगा। 53 यूपी पीसीएस का बहुत पेट क्वेश्चन है, भारत निर्माण स्कीम। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं 8, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। तो उसमें सैनिटेशन नहीं आता है, हाउसिंग आती है, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड, टेली डेंसिटी आती है, सैनिटेशन नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा 53 का बी। 54 ये जीके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट जो शुगर मिल है एशिया की वो खतौली में, यूपी में। तो 54 का ए होगा। 55 ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि ये 3 जो इवेंट हुई हैं, देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो 60s के एंड में हुआ था, 65 से 67 के करीब बीच में। और बैंक नेशनलाइजेशन पहला हुआ था जो 14 बैंक्स का किया था 69 में, और दूसरा किया था ये 80 में, सॉरी दूसरा किया था 2000 के करीब, 6 बैंक और गरीबी हटाओ का जो प्लान में आया था वो 5th प्लान के करीब आया था, तो 1975। तो अगर आप इसके ईयर देखोगे तो ये 3 to 1 आएगा आंसर। सबसे पहले रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन, फिर बैंकिंग नेशनलाइजेशन, फिर गरीबी हटाओ, तो 55 का होगा बी। 56 बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, देखिए नोएडा और गुड़गांव और दिल्ली ये जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े बीपीओ इंडस्ट्री है यहाँ पे। 56 का सी है। 57 एक गवर्नमेंट जैसे डिजिटल इंडिया पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो उसी में ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ईबी से एक पोर्टल खोला है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस देगा जितनी भी बिजनेस क्वेरीज हैं। 57 का सी होगा। 58 एक केलकर कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, तो उसकी ये एक रिकमेंडेशन थी कि ये टैक्स रिबेट सेक्शन 88 के अंडर दी जाती है, इसको एबॉलिश कर दिया जाए। तो 58 का बी है। 59 ये अभी गवर्नमेंट की पेट स्कीम है कि 2022 तक जो हाउसिंग फॉर ऑल है, तो वही है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, कई बार न्यूज़ में भी आता रहता है। तो इसका अगर आपको ये पता होता कि 2022 में है ये, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता, और ये 7 साल की है करीबन। 59 का सी है। 60 का ये पूछ रहा है कि
NFSM का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो अगर आप देखेंगे सबको पढ़ेंगे तो 60 का सी होगा, ये सी ऑप्शन नहीं है इसका, ये नॉट पूछा है इसमें, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। 61 ये NACPP जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया का फर्स्ट ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में किया था ये। इसमें 7-8 ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, उसके लिए ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने, वो आप वीडियो देख लीजिएगा उसका। 2008 में आई थी। 61 का ए है। 62 का डायरेक्ट साइंस जीके का क्वेश्चन है, ये ए है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स पायरोमीटर होते हैं। 63 बी डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये कुछ साइंस के जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने अपने जीके वाले जो सेक्शन है उसमें कवर कर रखे हैं। 64 बी वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय अनीमोमीटर, ये जीके का क्वेश्चन है डायरेक्ट। 65 में पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी नहीं है। देखिए मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, NO2 भी होती है, O2 नहीं होती है बस। 65 का डी होगा। 65 का एक्चुअली बी आंसर है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए पिसीकल्चर तो पता ही है सबको कि ये फिश फार्मिंग होती है, तो अगर ये का ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो ये पिसीकल्चर होगा, ये सी का 2 होगा, तो 2 हो गया। तो बी और डी आपके पास आ गए, ए और सी इससे ये ऑप्शन चले गए। बाकी अगर आपको पता हो कि जैसे ये विटीकल्चर होता है, फिर ये ग्रेप्स फार्मिंग को होता है, तो ये 4 हो गया। तो ये दो ऑप्शन आ गया, तो आप इसमें मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। देखिए ये जो ए है ये 4 और किसी में दिया ही नहीं है। 66 का बी है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर के आसपास जो रीजन होते हैं उसमें होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें। 67 का सी है। 68 का भी ये साइंस जीके का क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बुक या कोई नोट्स को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़ना चाहिए बेस्ट विजन के लिए और क्लियर विजन के लिए। 68 का डी है। 69 का एक्चुअली इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अगर ब्रॉड थिंकिंग देखें तो जो फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन जब वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और ये फर्टिलाइजर को ओवर यूज हो जाता है तो वो उसकी सॉइल में आ जाता है, फिर वो उसमें वाटर जब रेन वाटर हो जाती है तो रेन वाटर के साथ सॉइल भी चली जाती है रिवर्स में या लेक्स में या ओशन में, तो ये वाटर पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए, ए और बी। तो देखिए एक ऑप्शन चूज करना है, तो इसमें ए या बी होना चाहिए था, लेकिन इसमें डी भी दिया है, तो इसमें एयर पॉल्यूशन भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं 69 का डी। 70 का तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछ रहा है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड लेक होते हैं नेचुरल, तो 70 का ए होगा। 71 का भी जीके का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बेसिक भी पता हो तो, कि ये हैवी वाटर जो होता है D2 वो बोथ यूज्ड एज ए moderator also and as well as used as a coolant also in nuclear reactor। 71 का बी है। 72 भी जीके का क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी पेट क्वेश्चन यूपीपीसीएस का कई बार आ चुका है। 72 का सी है कार्बन मोनोऑक्साइड। 73 का डी है। और 74 काफी फेमस थ्योरी है, ये बिग बैंग की थ्योरी है। अभी जैसे इससे रिलेटेड न्यूज भी आई थी, ग्रेविटेशनल वेव्स। उसके बाद बिग बैंग के बाद ये आइंस्टीन ने भी कुछ प्रेडिक्ट किया था कि जो दो ब्लैक होल्स का बहुत टाइम पहले जब अर्थ का भी ओरिजिन नहीं हुआ था तब कोलिजन हुआ था, उसकी वेव्स अब आई थी कभी सितंबर 2015 में, उसी से रिलेटेड है। तो 74 का सी, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन एक्चुअली है। 75 का ये सोलर एनर्जी पे काफी फोकस रहता है, फोटोवोल्टाइक सेल्स आर रिलेटेड टू सोलर सेल्स। 75 का ये है। 76 का देखिए विंड पावर में क्या होता है कि विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 76 का ए है। 77 देखिए फूड चेन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैन इज अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। देखिए मैन जो कंज्यूमर क्या होता है, एक सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर होगा, फिर होगा प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे रेबिट एबिट होते हैं जो वो ग्रास जो खाते हैं जो सीधा, तो मैन उनको भी खाता है, फिर उनको भी जो खाते हैं मैन उनको भी खाता है, तो इसलिए ये 77 का होगा डी। जैसे मैन कार्निवोरस को भी खाता है और फिर ये ओमनिवोरस को भी खाता है। 78 का है मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखिए हैं तो चारों ऑप्शन,
लेकिन ये पूछ रहा है मेन रीजन, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से पूरी की पूरी हैबिटेट जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो पूरी की पूरी एरिया से डिक्रीज हो जाती है। तो 78 का डी है। 79 का भी जी के क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। इसमें जो विटामिन का ई का सोर्स है वो वीट जर्माइल है, जो मैंने गूगल में सर्च किया उसके हिसाब से। 79 का सी है। 80 में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि द एल्केलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट। सी होना चाहिए वैसे इसमें, टी एंड कॉफी बोथ। 80 का भी काफी फेमस क्वेश्चन है, ये आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। ये देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं किया था, आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर ये नेशनल डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये डायरेक्ट जी के बेस्ड क्वेश्चन है, करनाल में ये। 83 का स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज गिबॉन। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। फिर क्विनाइन इन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये क्विनाइन जो मेडिसिन होती है, इफेक्टिव मेडिसिन होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। और ये बार्क ऑफ किंचोना एक करके एक होती है स्पेसीज, उसका उसकी बाग से बनाई जाती है ये। 84 का बी ए एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ये, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है मतलब। 85 का है कि चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन जीन इज म्यूटेशन। कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन है ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहला सबसे जो बड़ा ये एक्ट पास किया गया था ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। ये वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी बोलते हैं इसको। 86 का ए है। 87 में देखिए बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। जो प्लांट रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को, वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं इनटू, वो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है या अमोनियन फॉर्म में होता है। तो बी और सी दोनों हो सकता है इसका। 88 का इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। देखिए विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है, और बाकी तो सब मतलब करेक्टली मैच्ड है। तो ये विटामिन ए में कंफ्यूजन होता है कि ब्लाइंडनेस दिख रहा है तो वो कर दें, लेकिन ये ऑप्शन सी वाला होगा, ये नहीं है एक्चुअली, इनकरेक्टली, क्योंकि विटामिन ए इज करेक्टली मैच टू नाइट ब्लाइंडनेस। 88 का सी है। ये 89 का ल्यूकोमिया जो होता है, ये वाइट ब्लड जब सेल्स का एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से होता है, ये भी डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन है ये। 89 का डी है। 90 का एक डिसीज होती है, ब्यूलीमिया होती है, उस वो जब हो जाती है तो जो जो भी मैन या वुमेन है वो काफी ओवर ईट करते हैं। तो ये देखिए एनोरेक्सिया, ये जो नर्वसा है, ये कुछ साइट्स ने दिया है, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस डिसीज में एक्चुअली जो भी होता है बंदा वो सेल्फ स्टारवेशन करता है, जैसे जैनिज्म में करते हैं जब संथारा होता है। तो इसमें वो वाली उस टाइप की है कुछ। बुलिमिया का मतलब वो होता है ओवर ईटिंग। तो इसमें पूछा व्हेन हु डज नॉट नो, मतलब उसको पता नहीं है कि उसको कब खाने से रुकना है, वो ज्यादा खाता रहता है, तो ये बुलिमिया होगा। 90 का ये है। 91 काफी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। 92 को ये डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, ओजोन भी होता है, क्लोरीन भी होती है, तो ये ए बी सी होगा तीनों। 92 का होगा डी। 93 में भी थोड़ा सा अगर आप ब्रॉड थिंकिंग लेंगे तो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग ऑल्सो और बैलेंसिंग द बॉडी ऑल्सो। वो इनडायरेक्टली होता है लेकिन वो होता है ब्रेन से। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए 93 का। 94 डायरेक्ट जी का क्वेश्चन है कि इंडियन वेटनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बरेली में लोकेटेड है। 95 ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस की आदत है ये, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये जो जनरली लोग तैयार नहीं करते हैं। तो 95 का ऑप्शन है इसका बी। 96 का सी होगा, उसमें जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं, इसीलिए मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, कंप्लीट फूड तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिल्क में काफ़ी सारा प्रोटीन और विटामिन जितने भी न्यूट्रिशियस जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसमें अमीनो एसिड भी काफ़ी होते हैं। तो 96 का बी है। 97 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अर्थ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पोलर एक्सिस 23.5 डिग्री इलिप्टिकल एक्सिस से है, वो एंगल बनाती है। 97 का डी है। 98 का ये कलिंगा वार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अशोका की जो एडिक्ट्स है कई सारी मेजर और माइनर, तो उसमें एडिक्ट 13 में उसने ये अकाउंट दिया है कलिंगा वार का। कई सारी इसमें डेथ भी हुई थी और उसके बाद अशोक ने अपना एकदम से उसका हार्ट चेंज हो गया था और वो वॉर की पॉलिसी छोड़ दी थी। और फिर वो जो अशोक के कई सारी डॉक्ट्रिन भी आई हैं, धम्मा की जो डॉक्ट्रिन आई थी।
99 में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव, ये लांग नज में ये मिले थे, तो ये रिकवर हुए थे। 99 का डी होगा। 100 का इसका होगा कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल में यूज होता है ये सैकेरोमाइसिस सीरिवेसिस, ये विकी में भी दिया है। और यीस्ट मेकिंग, अगर आप विकी में या सर्च करेंगे तो उस पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं आप इसमें। 100 का बी है। 101 का इसमें सी होगा, मिथेन रिलीज होती है बायोगैस प्लांट से, उसको एज ए यूज करते हैं फ्यूल गैस, तो 101 का सी है। 102 का इसमें बी नहीं होगा, ये कोबाल्ट 60 है। ये हम लोगों ने जो यूपीपीसीएस की मॉडल टेस्ट सीरीज लाए थे श्रेष्ठ आईएएस के साथ मिलके, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 102 का डी है, ये पहले हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था इसमें। 103 का हुआ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार, तो ये धर्मपाल है, सी ऑप्शन है। 104 का देखिए, हम लोग इसमें सी सेट की डिस्कस कर रहे हैं आंसर की। क्वेश्चन सब में सेम है, बस उसकी ऑर्डरिंग डिफरेंट होगी, तो आप क्वेश्चन देख के अपना जो भी आंसर की वो मिला सकते हैं। 104 का कृष्णदेवा ने कौन सी सिटी ये बनाई थी, तो ये एक्चुअली आप इसमें नागालापुरा डालोगे और नागालापुरा प्लस कृष्णदेवराया गूगल में, तो ये आ जाएगा कि इसको अब हिसापुत बोलते हैं। पहले इसको नागालापुरा बोलते थे, कृष्णदेवराया ने ये फाउंड की थी, तो 104 का बी है। 105 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि जहांगीर को पेंटिंग पसंद थी, कई बार आ भी चुका है ये, उसने मेनली पेंटिंग को पैट्रोनाइज किया था। 105 का ए है। स्लेव ऑफ स्लेव बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। 106 का इसका बी होना चाहिए, क्योंकि मैं गेस कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये जो भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ओरिजिनल रूरल नहीं था ये, तो ये स्लेव था एक्चुअली, और फिर ये भी इसकी डायनेस्टी भी स्लेव थी, तो इसलिए शायद इसको स्लेव ऑफ स्लेव बोल सकते हैं। 106 का बी। और ये स्लेव डायनेस्टी का एक्चुअली ये ओरिजिनल मेंबर था, जो ओरिजिनल यहीं से हुआ था, इसलिए इसको बी बोल सकते हैं 106 का। 107 का इसका सी होना चाहिए कि विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग ही लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम द लला कलावंत, उसका सी अकबर। देखिए, मीडिएवल के जो क्वेश्चन आए वो काफ़ी अलग से आए हैं, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक में है नहीं, और काफ़ी एकदम से अंदर से ऐसी डिटेल इन्होंने पूछी है जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। मीडिएवल में यूपीपीसीएस के ट्रेंड रहा एक्चुअली। 108 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें एकदम क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बी, दिल्ली। 109 का जो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो 3 पानीपत के युद्ध हुए थे, एक हुआ था कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के, और फिर हुआ था हेमू और अकबर के, फिर हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के, तो ये 3 युद्ध हुए थे काफ़ी फेमस। इसके लिए एक ट्रिक है कि BIHA में बिहामा, अगर आप वर्ड याद रखो तो तीनों जो पानीपत में युद्ध हुए उनको आप याद रख सकते हो। देखिए, BI से होगा पहला युद्ध, तो बी फॉर ये बाबर, आई फॉर इब्राहिम लोदी, तो BI हो गया पहला, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड होगा एच फॉर एमू, ए फॉर अकबर, तो वो होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के लिए। और फिर MA तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, तो बिहामा आप याद रख सकते हैं, उससे आपको तीनों बैटल ऑफ पानीपत याद रहेंगे। 109 का बी होगा। 110 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो 1820 में इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास। ये 1827 तक रहे थे, इन्होंने रैयतवाड़ी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। 111 का रूट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया, इट वाज रिटन बाय WA फेयर सर्विस, ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, जनरल लोग ऐसे जो लोग बुक्स को बहुत जैसे जीके के पर्पज से प्रिपेयर करते हैं वही लोग करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन स्किप किए जा सकते थे इसलिए यूपीपीसीएस से। 111 का सी है। 112 का इसमें देखिए कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ इंडियाज मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, इसका बी होना चाहिए। ये 2 बना हुआ है, बी और डी, ये बी है इसका। 113 का कि पृथ्व्या प्रथम वीर, ये टाइटल किसको मिला था, ये देखिए इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, गूगल में कई जगह समुद्रगुप्त दिखा रहा है और फिर ये अमोघ वर्षा दिखा रहा है, ये ज़्यादा जगह ये अमोघ वर्षा दिखा रहा है, तो 113 का सी होना चाहिए। 114 की द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, ये बोलते हैं राणा प्रताप को, 114 का सी है। 115 काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट में 2 जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली,
ये जैसे जो खलीफा को जो टर्की का जो खलीफा था उसको जो ये ब्रिटेन और जो बाकी पावर्स थी उन्होंने काफ़ी उनके साथ हार्श बिहेवियर किया था, तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट आया था। तो उस टाइम ये लोग मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए थे मुस्लिम लीग के, तो उसके यंग लीडर काफ़ी अग्रेसिव थे, इसलिए उन लोगों ने ये खिलाफत मूवमेंट गांधी जी के साथ चालू किया था। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन दोनों साथ में। 115 का ये है। 116 का ये मुस्लिम जो ये सोशल में रिनेस आया है, जैसे इंडिया में जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आए हैं वो हिंदू के लिए भी कई सारे आए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने काफ़ी काम किया है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। मुस्लिम के लिए भी है, ये देवबंद मूवमेंट था, 1866 में आया था। तो 116 का डी है। 117 का भी काफ़ी क्वेश्चन सरल है कि जब महात्मा गांधी ने ये जैसे कि नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था, तो फिर ये जिस कई सारे लोगों को नहीं पसंद आया था, तो उसमें से कुछ ये दो लोग भी थे, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। तो वही उसी को और फर्दर इवेंट्स हुई, तो इन लोगों ने फिर एक पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, 1923 में। 117 का है सी। मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, और वो रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। 118 का भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसमें सबसे पहला जो था ये विक्टिम ये था सतारा। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोस में। 119 का सी होगा इसमें। आप अगर देखिए, अगर कुछ एक भी याद रहेगी आपको तो आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, जैसे सी जो है ऑप्शन की पहला कर्नाटिक वॉर वो इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्स ले चप्पल। अगर ये भी आपको याद रह गया तो ये देखिए और किसी में है नहीं ए में, तो इससे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो इसका सी होगा आंसर, आप मैच कर लीजिए। 120 का डी के कार्वे, ये काफ़ी फेमस थे, ये विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, और इन्होंने एक एक ग्रुप भी बनाया था, एक्चुअली सोशल ग्रुप था ये, उसका नाम था विवाहोत्तक मंडली। उसमें जो भी विडो होती थी उनकी रीमैरिज कराते थे। 121 देखिए, लक्ष्मी जो पॉलिटिक क्वेश्चन वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आए। अगर लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ी होगी तो उसके सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आए करीबन, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक दो बार आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। 120 का कि मनी बिल को अगर लोकसभा से पास कर दिया तो वो अगर राज्यसभा से 14 दिन के अंदर या 2 वीक के अंदर अगर नहीं पास हुई तो उसको मान लिया जाता है कि वो उसी फॉर्म में पास हो गई है जिस फॉर्म में लोकसभा से पास हुई थी। तो 14 डेज का टाइम रहता है राज्यसभा के पास डिस्कस करने के लिए, और कोई अमेंडमेंट या सजेशन है उसके साथ भेजा जा सकता है। लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। जैसे अभी देखिए आधार बिल आया था, तो अरुण जेटली ने उसको एज अ मनी बिल उतार दिया, और राज्यसभा ने डिस्कस किया और दो चार पांच अमेंडमेंट भेजे थे उसमें, लेकिन अरुण जेटली ने सारे रिजेक्ट कर दिए, और उनके ऊपर कोई बाउंड भी नहीं है कि, क्योंकि स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया है उसमें। और इसमें फाइनल डिसीजन होता है मनी बिल को एज अ मनी बिल मतलब अप्रूव करने में, वो स्पीकर के हाथ में होता है। 121 का है बी। 120 का है डायरेक्ट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी कास्ट और ट्राइब को ये स्टेटस दिया जाना चाहिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 120 का ये है। 123 का, सॉरी 122 का ये, 123 का है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। तो 123 का है, ये भी काफ़ी सरल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 24 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि दे दी थी प्रोटेस्ट में, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल को 1999 को। तो 124 का है बी। 25 का है बी। देखिए इसमें भी डायरेक्ट है ये। अगर आपको ये ए का पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ये मतलब ए अगर आपको पता हो कि 4, तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं किसी में, देखिए और सब में तो रिपीटेड भी हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। 25 का बी। 125 का बी है। 126 का सरकारिया कमीशन, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के लिए कई बार कई सारी कमेटी बनाई गई हैं, जैसे पूंछी पूंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन काफ़ी फेमस था। एआरसी भी जो कई बार हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म के लिए बनाई गई है, वो सब उसी से रिलेटेड है। तो 126 का सी है। 127 डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी पहले हैदराबाद में थी, अब ये माउंट आबू में हो गई है। अभी नहीं हुई है, मतलब 1970s का टाइम हुई थी काफ़ी पहले। तो ये ऑप्शन इसका हैदराबाद नहीं होगा, ये होगा 127 का ये है। स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जब 73rd और 4th अमेंडमेंट पास हुए थे कि पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था,
उसमें कई सारे आर्टिकल के सब क्लॉज डाले गए थे। तो उसमें ये भी था कि जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस है उनको सेंटर और स्टेट में डिवाइड करता है, वैसे स्टेट लेवल पे एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, और उसमें जो स्टेट के पास फंड होंगे वो जो लोकल बॉडीज हैं उन पे उनको कितना देना है वो शेयर डिसाइड करेगा। इसको भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हर 5 साल में बनाना होता है। 128 का सी है। 129 का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो ये पार्लियामेंट है ये स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट देने के लिए। 253 मैंने आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किए थे, एक उसका वीडियो वो आप देख लीजिए। वो उसमें जित, जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो मैंने डिस्कस किए, उसमें उसमें ये होगा आर्टिकल 253। 129 का डी। 130 का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन होता है वो आर्टिकल 324 में होता है। ये कुछ आर्टिकल है, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अपने वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो उसमें डायरेक्ट ये है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 324। 131 ये तो काफी फेमस क्वेश्चन और ये हर एग्जाम में लगभग रिपीट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट पहली बार लाया था ये केशव नंदा भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। डेट इसकी रटी होनी चाहिए आपको, डेट भी पूछ लेते हैं कई बार। 130 तो 131 का डी है। 132 का इसमें कि वो कोई भी रिजोल्यूशन अगर 249 में जब जैसे पार्लियामेंट स्टेट जो लिस्ट होती है उस पर कोई बिल बनाती है तो वो जो लॉ होता है वो 1 साल के लिए होता है। अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको फिर उसके बाद अबॉलिश भी कर सकती है या खत्म कर सकती है। 133 का डायरेक्ट क्वेश्चन है 9th जो ये पार्ट है। ये पार्ट भी मैंने बताया था, एक वीडियो बनाया था पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो 5-6 मिनट का वीडियो, उसमें सब पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। 133 का है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारे वीडियोज से। 135 का है बी कि पंचायती राज सिस्टम किस लिए आया था कि जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, जो लोकल बॉडीज हैं उनके हाथ में पावर आया जाए, कि जिससे कि लोगों का एम्पावरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए डेमोक्रेसी का ये एक वो कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि पावर जो पीपल के हाथ में होनी चाहिए, तो वैसे ही इसमें एक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि पावर एकदम सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, लोकल बॉडीज होनी चाहिए, पावर शेयर्ड होनी चाहिए। 134 का बी है। 135 का है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, ये सबसे पहली कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। 135 का सी है। 136 का ये है। देखिए आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट भी है, और ये इसको इसलिए ये एक्चुअली सेवेंथ फंडामेंटल राइट है, और ये बीच में एक प्रॉपर्टी वाला राइट रिमूव कर दिया गया तो अब ये 6 हो गया है। इसके बारे में कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये एक इस आर्टिकल के तहत कि अगर ऊपर वाले जो 5 आर्टिकल में कोई अगर वायोलेशन हो किसी के फंडामेंटल राइट का, तो वो रिमेडी अगर कोई चाहिए उसको इफेक्टिव रिमेडी, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन हुआ है इसका तो। और किसी राइट का लीगल राइट में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है तो हाई कोर्ट को भी कर सकता है वो अप्रोच, सुप्रीम कोर्ट को भी। हाई कोर्ट को करेगा तो आर्टिकल 226 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 332 है। तो इसका आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, और अब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 136 का ए है। 137 का ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और ये अंडमान एंड निकोबार में और लक्षद्वीप में कोई एससी नहीं है, वहाँ पे सब एसटी हैं एक्चुअली। तो ये वीडियो में बनाया है कि एससी एसटी कहाँ कहाँ है, क्या क्या लिस्ट है उनकी, क्या क्या कौन कौन सी लोकेशन में ज़्यादा है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो बनाया हुआ है हम लोगों ने। 137 का सी है। 138 का ये कि पंचायत के अगर कंपोजिशन में कोई प्रोविजन में चेंज करना है तो वो लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट के हाथ में है। वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी जो भी असेंबली वहाँ पे उसको बदल सकती है। 138 का होगा बी। 139 का है कि बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया। ये देखिए सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। ये 368 के अंदर नहीं आता है। अगर आप 368 के प्रोविजन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कि कोई भी स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डिस्ट्रक्ट कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, उसका एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है स्टेट के साथ। तो इसीलिए इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, उनका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है,
और इसके लिए कोई मेजोरिटी वैसी स्पेशल नहीं चाहिए और ना स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है, क्योंकि फेडरल प्रोविजन को भी ये इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें सिंपल मेजोरिटी होती है। तो 139 का बी है। 140 का है कि हु इज कॉम्पिटेंट, इसमें पूछ रहा है कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। कोई भी राइट या कोई भी लीगल जो लॉ वो तो पार्लियामेंट बना ही सकती है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड या डिक्लेयर कर दे अल्ट्रा वायरस तो वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट पार्लियामेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो 140 का होगा सी। 141 का होगा कि देखिए 51 आर्टिकल है जो डीपीएसपी का, उसमें डायरेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रोविजंस हैं। तो 141 का डी है, ये डायरेक्ट है ये डीपीएसपी में। देखिए डीपीएसपी तीन टाइप के होते हैं, एक सोशलिस्ट होता है, गांधीयन होता है और एक वेस्टर्न वाला होता है। तो ये वेस्टर्न वाला प्रोविजन है, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 141 का डी है। 142 काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसमें इसमें भी आप ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि अगर फाइनेंस कमीशन तो पता ही होगा सबको कि 280 होता है, तो बी का 2 है। ये अगर आपको पता है तो आपने बी और डी रिमूव कर दिया, तो ए और सी बचा। देखिए ए और सी में बी में 2 दिया हुआ है। फिर अगर आपको ये पता हो कि सी ए जी 148 के अंदर आता है तो आपका ऑप्शन ये हो गया क्लियर। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, एक दो अगर आंसर आपका आ गया और वो ऑप्शन दूसरे में नहीं दिया है तो डायरेक्ट आपको दूसरे क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 142 का ए है। 143 का ये 21 है, ये एक्चुअली ये एग्जैक्ट नंबर ये डिसाइड, अगर देखिए 21 तो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है आर्टिकल 243 जेड जे के तहत कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी अब फंडामेंटल राइट हो गया है। उसमें लिखा हुआ है जो इसके प्रोविजंस थे कि 21 जो उस टाइम का जो बनाया गया था आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, स्टेट रजिस्ट्रेटर के ऊपर, कि वो उस नंबर को बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। इसमें पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट उसमें कि आर्टिकल 243 जेड जी में क्या दिया हुआ है, तो उसमें 21 दिया हुआ है। 143 का ये है। 144 का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज पे हमने वीडियो बनाया था, उसमें बिल्कुल क्लियरली ये बताया हुआ था। 144 का आएगा सी, जापान और कनाडा। 45 145 ये पेशावर है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुषमा स्वराज गई थी उसमें। 145 का डी है। 146 का रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स इन यूरोप, ये भी एक न्यूज़ आई थी, इसे यूरोपियन का जो माइग्रेंट और रिफ्यूजी क्राइसिस काफ़ी इस समय सीरियस प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स में से है ये, तो उसकी रिपोर्ट्स आती रहती थी कई सारी। एक यूएनएचसीआर की आई थी, ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है ये। इसकी आई थी ये कि इसकी 1 मिलियन हो गई है इस समय माइग्रेंट्स की टोटल नंबर, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है अभी। 146 का ए है। 147 का ये फिलीपाइंस है। देखिए इसमें थोड़ा सा गैस भी किया सकता था, क्योंकि फिलीपाइंस काफ़ी आइलैंड, इसके कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, और जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे सी लेवल का राइज हो रहा है। तो फिलीपींस की अगर आप ग्लोबल ग्लोब पे देखेंगे या फिर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपकी अगर लोकेशन थोड़ा सा याद रहेगा तो एक बार गेस कर सकते हैं इसमें फिलीपाइंस। और वैसे करंट अफेयर्स में भी था कि 147 का बी है इसमें, कि ये अपने लिए एक अल्टरनेट कैपिटल बना रहा है कि इसके सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए फ्यूचर में। उसमें देखिए जैसे पिछली 2-3 साल पहले भी काफ़ी बड़ा साइक्लोन आया था, 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। 148 का है डी, ये इसमें कैग नहीं है। इसमें पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सीएजी उसकी प्लेजर पे नहीं है उसको, क्योंकि सीएजी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही केवल हटा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सिंपल है, और स्पीकर को उस पर कोई प्रेसिडेंट का हाथ नहीं है, उसको डायरेक्ट लोकसभा ही अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेगी तो ही उसको हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को एक्चुअली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, मतलब कि ड्यूरिंग कि जब तक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री है कैबिनेट, वो जब तक प्रेसिडेंट से नहीं बोलेगी तो तब तक उसको नहीं हटा सकता है। तो ये अटॉर्नी जनरल एक्चुअली इसका। 148 का डी है। 49 का ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियन 252 एक ऑस्टियस मेटल है। 150 का है ये, देखिए अगर आपने कई सारे ऐड देखा हो तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए विद्या बालन कई सारे ऐड में आती रहती है। अगर आपने ऐड भी देखा हो कभी ध्यान से तो ये आप ऑप्शन ठीक कर सकते हैं इसका। 150 का बी है। तो ये एनालिसिस है पूरी।
पेपर टफ था, और ये जिसके 100 या 105 के करीब क्वेश्चन होंगे उसका आंसर होने की, उसका सिलेक्शन होने की काफ़ी उम्मीद है, और या फिर जिसके 130 से 145 के बीच में नंबर होंगे। थैंक यू फॉर एनालिसिस। सेकंड पेपर की भी कोशिश करता हूँ कि वीडियोस का अपलोड कर दूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।